पर तीन तरह के साइनसेस हैं। एक है पेरिकार्डियल साइनस, वो साइनस, वो खाली जगह जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। दूसरा पेरीविसरल साइनस, वो साइनस जहां पे विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और तीसरा है पेरी न्यूरल साइनस, जहां पे नर्वस सिस्टम होता है, वेंट्रल साइड पे जो है नर्वस सिस्टम होता है इसका। ठीक है, पेरिकार्डियल साइनस इज सेपरेटेड फ्रॉम पेरीविसरल साइनस बाय अ डोर्सल डायफ्राम। देखिए डोर्सल डायफ्राम से सेपरेटेड है ये। वहीं पे पेरीविसरल साइनस इज सेपरेटेड फ्रॉम पेरीन्यूरल साइनस बाय वेंट्रल डायफ्राम। तो डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम ये बॉडी को तीन साइनसेस में, तीन खाली जगह में डिवाइड करते हैं। पेरिकार्डियल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस। अब ऐसा नहीं होता कि डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम पूरी तरह से बंद है। इनके बीच में आपको इस तरह से दिखाई देगा पोर। यहाँ पे पोर्स हैं, चाहे वो डोर्सल डायफ्राम हो चाहे वो वेंट्रल डायफ्राम देख रहे हो, जगह जगह इन डायफ्राम में पोर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हार्ट की अगर हम बात करें तो कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट है। इसकी बात करने से पहले जरा डिस्कस करते हैं व्हाट इज हार्ट। देखिए हार्ट हर उस चीज को कह सकते हैं जो पल्सेटाइल नेचर का हो और उसके अंदर वॉल्स हो। दैट मीन्स एनीथिंग विच इज पल्सेटाइल एंड हैज गॉट वॉल्स इज नोन एज हार्ट। जो पल्सेटाइल इन नेचर हो और उसमें वॉल्स हो उसे हम हार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट है। अगर आप देखिए तो थॉरिक्स के हर सेगमेंट में एक हार्ट, ये TH1, ये TH2, ये TH3, थॉरिक्स सेगमेंट 1, 2 और 3 में एक एक हार्ट। उसके बाद ये एब्डोमिनल सेगमेंट 1, 2, 3 एंड 10, पूरे 10 हैं एब्डोमिनल सेगमेंट, और हर सेगमेंट में एक चैम्बर है हार्ट का। दैट्स व्हाई वी से कॉकरोच हैज 13 चैम्बर हार्ट एंड ऑल द सेगमेंट्स ऑफ थॉरिक्स एंड एब्डोमेन दे बियर one chamber, so it makes a total of 13 chamber. तो कॉकरोच हैज 13 चैम्बर्ड हार्ट। और देखिए हार्ट है, यहाँ हर चैम्बर में आपको ओपनिंग दिखाई देगी। ये ओपनिंग जो है उससे ब्लड अंदर इंटर करता है और इस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्टिया, जिससे ब्लड एंट्री करता है हार्ट के अंदर। हर चैम्बर सामने वाले चैम्बर से सेपरेटेड होता है वॉल से। इनके बीच में इस तरह से वॉल्स लगे हुए हैं जो आगे वाले हार्ट से इसे जो है सेपरेट करता है और ब्लड के फ्लो को केवल आगे अलाउ करता है, न कि पीछे। तो इसका मतलब हर चैम्बर में ये वॉल, ये ऑस्टिया है, और हर चैम्बर में क्या है, वॉल्स हैं जो कि ब्लड के फ्लो को केवल आगे अलाउ करते हैं, पीछे की तरफ अलाउ नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ब्लड फ्लो किस तरह से हो रहा है। तो होता क्या है कि जब हार्ट के सारे चैम्बर्स में ब्लड फिल कर जाता है तो पीछे से आगे की तरफ ये पल्सेट करता है इस तरह से, और ब्लड जो है वो यहाँ से आगे फ्लो करता है इन हार्ट्स में फ्लो करता है और सबसे पहले पहुंचता है हेड के पास। ये इस तरह से ब्लड का फ्लो है। ये हेड के पास पहुंचा, हेड इससे न्यूट्रिशन ले लेता है। ये एंटीना है जो कि काफी ऊपर है। ये हार्ट उतना जो है फोर्स जनरेट नहीं कर सकते कि ब्लड एंटीना में ऊपर तक चला जाए, इसीलिए यहाँ पर एक पल्सेटरी एम्पुला आपको दिखाई दे रहा है। ये पल्सेटरी एम्पुला पंप करता है ब्लड को एंटीना में। तो ये एंटीना में पंप कर देता है तो ब्लड एंटीना में चला जाता है और एंटीना को भी न्यूट्रिशन मिल जाता है, क्योंकि वो भी लिविंग स्ट्रक्चर है, हर लिविंग स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन चाहिए। उसके बाद जब हेड जो है न्यूट्रिशन ले लेता है तो धीरे धीरे ये ब्लड पहुंचता है पेरीन्यूरल साइनस में। पहले ये पेरीविसरल साइनस में भी जा सकता था, मगर यहाँ पे जो विसरल ऑर्गन्स है, ईसोफेगस और क्रॉप, उन्होंने यहाँ बहुत ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर रखी है, जिसकी वजह से ब्लड को सही जगह नहीं मिल पाती पेरीविसरल साइनस में जाने की। इसीलिए ब्लड पहले पेरीन्यूरल साइनस में आता है इस तरह से। ये पेरीन्यूरल साइनस है। पेरीन्यूरल साइनस में जो नर्वस सिस्टम है और दूसरे स्ट्रक्चर वो ब्लड से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। फिर ये ब्लड वेंट्रल डायफ्राम में जो पोर्स हैं, जो होल्स हैं, जो ओपनिंग्स हैं, उससे पहुंच जाता है पेरीविसरल साइनस में। पेरीविसरल साइनस में विसरल ऑर्गन्स जो है वो ब्लड से न्यूट्रिशन लेते हैं,
फाइनली डॉर्सल डायफ्राम के पोर से होते हुए ये ब्लड पहुंच जाता है पेरिकार्डियल साइनस में, और पेरिकार्डियल साइनस में ये ब्लड पहुंच जाता है हार्ट के अंदर। कहां से? ऑस्टिया से। जब ये पेरिकार्डियल साइनस में पहुंचता है तो ये ब्लड ऑस्टिया से होके हार्ट के अंदर इंटर करता है, हार्ट्स को फिल कर देता है, और जैसे ही हार्ट्स को फिल करता है फिर पंपिंग स्टार्ट होती है पीछे से आगे की तरफ, और वही पैटर्न फॉलो होता है। इस तरह से ब्लड का फ्लो कॉकरोच में होता रहता है। ये जो हार्ट का पल्सेटरी मूवमेंट है वो पॉसिबल होता पाता है एलरी मसल्स से। अगर आप यहाँ देखिए तो ये डायग्राम उसी लिए बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। दीज आर दी एलरी मसल्स विच आर फैन शेप्ड एंड ट्रायंगुलर। Fan shape and triangular ellery muscles, they reinforce the dorsal diaphragm by their broad bases and also connect it by their tip with the tergite. इसका मतलब ये डॉर्सल डायफ्राम से जुड़ी हुई हैं। यहाँ हमने दिखाया भी है आपको एलरी मसल, ये डॉर्सल डायफ्राम से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ इनकी जो टिप है वो टर्गाइट से भी जुड़ती है। टर्गाइट का मतलब आप जानते हैं, जो डॉर्सल स्क्लेराइट होता है उसे टर्गाइट कहते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये एलरी मसल एक तरफ जुड़ती हैं डॉर्सल डायफ्राम से, और दूसरी तरफ ये टर्गाइट से भी जोड़कर रखती हैं, और ये हार्ट की पंपिंग पॉसिबल बनाती हैं। अगर आप बात करिए नंबर ऑफ बीट्स की, तो नंबर ऑफ बीट्स की अगर बात कीजिए हार्ट बीट्स की, तो 50 टाइम्स पर मिनट ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं। 50 बार एक बार में ये बीट करता है इसका हार्ट, और वो न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है कॉकरोच की उसको पूरा करता है। तो मेरे ख्याल से आप सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ गए होंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्लड कहाँ फ्लो करेगा। वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करेगा, जिसे कहते हैं साइनसेस। पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविस्रल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस यहाँ पर होती है। तीसरा क्वेश्चन हार्ट पे है। 13 चैम्बर्ड हार्ट कॉकरोच में होता है, और एलरी मसल से जो पल्सेटरी मूवमेंट है हार्ट का वो पॉसिबल होता है। और एलरी मसल कैसी होती हैं? दे आर फैन शेप एंड ट्रायंगुलर। कहाँ कहाँ जुड़ती हैं? ये डॉर्सल डायफ्राम और टर्गाइट से जोड़कर रखती हैं हार्ट को। बात समझ गया? यही क्वेश्चन बन सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे, और कोई खास क्वेश्चन इससे नहीं बनना, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। ठीक है, ओके, लेट अस मूव टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन के लिए कॉकरोच में बहुत सारी चीजें हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मालफिजन ट्यूब्यूल। हर इंसेक्ट में मालफिजन ट्यूब्यूल जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। कॉकरोच में भी वही होता है। मालफिजन ट्यूब्यूल की अगर आप बात कीजिए तो हमने डायग्राम बनाया था पिछले लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो एट द जंक्शन ऑफ मिड गट और हिंड गट इस तरह से कई सारी ट्यूब्यूल्स थी। ये ट्यूब्यूल्स जो है ना 100 to 150 ट्यूब्यूल्स है, 100 to 150 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स इसलिए क्योंकि एक साइड से ओपन है यहाँ पर, और एक साइड से क्या होती है? क्लोज। अगर इनके अंदर की आप बात करिए तो इंटरली दे आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। अंदर से ये किससे लाइंड होती हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम से। वो सीलियरी एक्शन से करंट एक बनाता है, जिससे बॉडी के वेस्ट जो है वो ड्रॉ हो जाते हैं मालफिजन ट्यूब्यूल्स में, और मालफिजन ट्यूब्यूल उन वेस्ट को फाइनली हिंड गट में डाल देता है। ये मिड गट है, ये हिंड गट है। फाइनली वो वेस्ट कहाँ पे पोर कर देता है? हिंड गट में मालफिजन ट्यूब्यूल। वही यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिसॉल्व इन हीमोलिम्फ। बताया आपको, क्योंकि ब्लड यहाँ पे ओपन स्पेसेस में आ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हीमोलिम्फ। Excretory product dissolved in hemolymph are absorbed by malphizian tubules and discharged into hindgut. Malphizian tubule उन्हें absorb करती है। कैसे? उनके अंदर ciliated epithelium होता है, वो करंट प्रोड्यूस करता है, उस करंट की वजह से वेस्ट ड्रॉ हो जाते हैं, एंड फाइनली द वेस्ट आर एक्सपेल्ड इनटू द hindgut and from hindgut to outside the body, right? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैट बॉडी।
केवल माल्फिजियन ट्यूब्यूल अकेला नहीं है जो एक्सक्रीशन का काम करता है, यहाँ फैट बॉडी भी है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी। माल्फिजियन ट्यूब्यूल की पहले अगर बात करें तो दे आर कंसिडर्ड एनालॉगस टू वर्टिब्रेट किडनी। माल्फिजियन ट्यूब्यूल किसके एनालॉगस हैं? वर्टिब्रेट किडनी के, क्योंकि वर्टिब्रेट किडनी भी वही काम करती है जो यहाँ कॉकरोच में माल्फिजियन ट्यूब्यूल कर रहा है। फैट बॉडी की अगर बात करें तो दे आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट लिवर। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट किडनी, फैट बॉडीज आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट लिवर। कैसे वो देखते हैं। देखिए फैट बॉडी को हम वर्टिब्रेट लिवर का एनालॉगस बना रहे हैं, इसका मतलब उसका सेम फंक्शन होगा जो लिवर हमारा करता है, और वो पता भी लग जाएगा आपको। इस तरह से ये फैट बॉडी होती है विच आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। These fat body contains 4 types of cells. This is trophocyte which store fat, glycogen and protein just like liver. Liver भी fat, glycogen, protein इनका स्टोरेज करता है, वैसे ही ट्रोफोसाइट भी स्टोरेज कर रही है। दूसरे सेल है यूरेट सेल। सी यूरेट सेल दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फॉर्म यूरिक एसिड। ये नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यूरिक एसिड बना रहे हैं। ऐसा ही हमारा लिवर करता है, वो अमोनिया से जो है वो यूरिया बनाता है। यहाँ पे इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है, तो ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट या अमोनिया एब्जॉर्ब करके उससे क्या बना रहे हैं? यूरिक एसिड, बिल्कुल लिवर की तरह। नेक्स्ट है माइसिटोसाइट्स। माइसिटोसाइट्स कंटेन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया व्हिच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, विटामिन्स एंड ग्लाइकोजेंस फ्रॉम ग्लूकोज। देखिए सेम तरह का काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारा लिवर खुद करता है, इसमें माइसिटोसाइट के पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, वो ये काम करते हैं। क्या करते हैं? ये अमीनो एसिड का सिंथेसिस कर रहे हैं, विटामिन्स का कर रहे हैं, और ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज ये सिंथेसिस कर रहे हैं। यही सब हमारे लिवर में भी हो रहा था। तो इन तीनों पॉइंट से, तीनों सेल से हमें पता लग रहा है कि ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हमारा लिवर करता है। दैट मीन्स फैट बॉडीज आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट लिवर। एक और सेल होती है यहाँ पे ओइनोसाइट्स। प्रोबेबली दिस इज कंसर्न्ड विद सम काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग एक्डाइसिस या मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब आप जानते होंगे, कॉकरोच का पुराना क्यूटिकल जब वो बड़ा होने लगता है तो टूट जाता है और अंदर पहले से ही नया क्यूटिकल बन रहा होता है, इसे हम कहते हैं एक्डाइसिस। और पेरिप्लांटा अमेरिकाना वो 13 मोल्टिंग करता है, 13 मोल्टिंग करता है, तब जाके वो एडल्ट में बदलता है। तो 13 बार उसमें ये जो है क्यूटिकल वो टूटता है, 13 बार मोल्टिंग होती है, और उस मोल्टिंग में किसी तरह से शायद ओइनोसाइट्स योगदान अपना देता है। एग्जैक्टली नहीं पता है, पर हाँ ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि इट इज कंसर्न्ड विद सम काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग एक्डाइसिस। कि ऐसा मेटाबॉलिज्म वो आज तक क्लियर नहीं है, पर उससे कुछ इस काम करता है ये पता है हमें। ठीक है, तो ये बात हो गई फैट बॉडी की विच आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट लिवर। फिर से बता दूं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट किडनी, फैट बॉडीज आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट लिवर। इसके अलावा यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है नेफ्रोसाइट्स से। नेफ्रोसाइट्स, ये नेफ्रोसाइट्स लेटरल साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें स्टोर करके भी रखते हैं। तो इसका मतलब इनका काम किसमें हो गया? एक्सक्रीशन में। आप चाहो तो नोट कर सकते हो नेफ्रोसाइट्स। दे आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ हार्ट, दे आर प्रेजेंट ऑन लेटरल वॉल ऑफ हार्ट एंड दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फॉर्म यूरिक एसिड, एंड दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फॉर्म यूरिक एसिड। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके उससे यूरिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक होता है यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड जो होता है वो कई सारी कॉकरोच की स्पीशी में प्रेजेंट होता है, बट नॉट इन पेरिप्लानाटा अमेरिकाना। पेरिप्लानाटा अमेरिकाना में ग्लैंड नहीं है, कई सारी स्पीशीज के मेल में है, और मेल में ये टॉप ऑफ मशरूम ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है। आगे हम देखेंगे मेल्स में ग्लैंड होता है मशरूम ग्लैंड, उसके ऊपर ये यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो केवल मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, और पेरिप्लानाटा अमेरिकाना में नहीं होता। और ये भी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करके उससे यूरिक एसिड बनाता है। इसका मतलब इसका रोल भी किसमें? एक्सक्रीशन में। आप चाहो तो नोट कर सकते हो यूरिकोज ग्लैंड
They are present on the top of mushroom gland. They are present on the top of mushroom gland in males of many species, but not in Periplaneta americana. In males of many species, but not in Periplaneta americana. Many species, but not in Periplaneta americana. ठीक है? They absorb nitrogenous waste and form uric acid. They absorb nitrogenous waste and forms uric acid. And forms uric acid. नेक्स्ट क्यूटिकल. अभी हमने बताया कि इनमें मोल्टिंग होती है या एक्डाइसिस होती है. इसका मतलब पुराना जो इनका क्यूटिकल है वो टूटता है. जब पुराना क्यूटिकल टूटता है तो उसके साथ कुछ वेस्ट भी स्टिक कर देते हैं. वो गंदगी भी उस क्यूटिकल के साथ चली जाती है और नया चमकता हुआ चमचमाता क्यूटिकल वो इनकी बॉडी पे आ जाता है. कितना बढ़िया है, नहाना नहीं पड़ता कभी. जब गंदे हुए क्यूटिकल तोड़ा तो कई बार क्यूटिकल तोड़ते हैं और ये साफ सुथरे रहते हैं. मगर याद रखिए ये केवल बर्थ के बाद 13 बाद ही मोल्टिंग होती है. ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग मोल्टिंग करते रहे. लाइफ लॉन्ग मोल्टिंग नहीं हो रही. 13 मोल्टिंग हो रही है. एडल्ट में तब्दील हो गए, उसके बाद जो है मोल्टिंग नहीं होगी. तो ये बात हो गई सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम की. लेट अस टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, आईज एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है उसके 3 पार्ट हैं. सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक या विसरल नर्वस सिस्टम जिसे सोमैटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं. सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन और कई सारे गैंग्लिया आते हैं और वेंट्रल नर्व कॉर्ड आती है. पीएनएस में नर्व्स आती हैं और सिंपैथेटिक या विसरल नर्वस सिस्टम वो विसरल ऑर्गन्स को इनर्वेट करता है, वहां तक पहुंचता है. तो यहां अगर हम देखें इसके नर्वस सिस्टम को, जिसमें सीएनएस और पीएनएस हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां पे ये रिंग बन जाती है. ये रिंग बनी हुई है 2 सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया की. पेयर्ड सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, इसको हम ब्रेन भी कहते हैं कॉकरोच का. तो इंपॉर्टेंट बात हो गई. ब्रेन ऑफ कॉकरोचेस सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, और ये 2 है, एक इधर और एक इधर, मतलब पेयर्ड है. नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लिया है, ऊपर सुप्रा तो नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लिया, और उन्हें कनेक्ट करने वाले ये 2 सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव. ये इन दोनों गैंग्लिया को, सुप्रा और सब गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं. इसके बाद ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहां पे रन कर रही है. दिस इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रन कर रही है. 2 है नर्व कॉर्ड, वेंट्रल साइड पे हैं और ये सॉलिड होती हैं, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट में आप जानते हो कि वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है. अगर कॉर्डेटा में बात करें तो नर्व कॉर्ड सिंगल होती है, हॉलो होती है और डॉर्सल साइड होती है. तो कॉकरोच जो है वो इनवर्टिब्रेट में आता है, नॉन कॉर्डेट्स में आता है, इसीलिए इसके पास डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है. और यहां पर ये 3 गैंग्लिया थोरेसिक रीजन में है. एक प्रोथोरेक्स में, उसे कहते हैं प्रोथोरेसिक गैंग्लिया. दूसरा मीजोथोरेक्स में, उसे कहते हैं मीजोथोरेसिक गैंग्लिया. और तीसरा मेटाथोरेक्स में, दैट इज नोन एज मेटाथोरेसिक गैंग्लिया. इसके बाद 6 गैंग्लिया होते हैं एब्डोमिनल रीजन में. 1 2 3 4 5 6. तो 6 गैंग्लियाज आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन. अब बात आती है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में से. तो क्वेश्चन जो है ना वो केवल क्या क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं. सबसे पहला क्वेश्चन कि ब्रेन क्या है कॉकरोच का. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेन क्या है? वो है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, जो कि पेयर्ड होता है, वो ब्रेन कहलाता है. दूसरा, नर्व कॉर्ड कैसी होती है? ये केवल कॉकरोच के लिए नहीं बल्कि जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. और ये अगर सारे नॉन कॉर्डेट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये कॉर्डेट से कि इनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, वो डबल होती है और सॉलिड होती है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इन्वर्टिब्रेट के लिए, इसीलिए कॉकरोच के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तीसरा क्वेश्चन, कितने थोरेसिक गैंग्लिया है? 3, एक प्रोथोरेक्स में, एक मीजोथोरेक्स में, एक मेटाथोरेक्स में.
और एब्डोमिनल गैंग्लिया का नंबर कितना है? 6। देखिए यही क्वेश्चन आता है बस, जो मैंने अभी बात की, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। मगर फिर भी यहां पर मैंने सोमैटोगैस्ट्रिक या विसरल नर्वस सिस्टम को ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि इसकी जानकारी भी होनी चाहिए अगर हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं कॉकरोच में तो। ठीक है, तो ये जरा देखिए ये किस तरह से है। ये सोमैटोगैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है कि दे आर कंसर्न्ड विद डाइजेशन। विसरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि विसरल ऑर्गन को इनर्वेट कर रहे हैं, या यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक मतलब आप समझ ही गए कि ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होते, वो सिंपैथेटिक होते हैं। यहां पर जो है देखिए, तो ये रहा ब्रेन, जो सोमैटोगैस्ट्रिक या विसरल नर्वस सिस्टम होता है। इट स्टार्ट्स विद फ्रंटल गैंग्लिया, वहां से नर्व्स निकलती हैं, ये नर्व्स आगे गई तो यहां पर आता है ये गैंग्लिया जिसे हम कहते हैं हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया। उससे नर्व्स आगे जाके विसरल गैंग्लियन से मिलती हैं और उससे नर्व्स निकलती हैं और आगे जाती हैं। विसरल गैंग्लियन को अगर आप देखिए तो दैट इज प्रेजेंट इन ईसोफेगस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इनर्वेट कर रहा है, इसीलिए तो ये सोमैटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम है। और नीचे ये प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लिया है। तो ये पूरा विसरल सिस्टम है इसका, विसरल नर्वस सिस्टम। यहां पर दो स्ट्रक्चर और हमें दिख रहे हैं ब्रेन से जुड़े हुए, वो भी जान लेते हैं। इसका रोल अभी तो नहीं, पर जो कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा वहां पे आपको बताएंगे। यह है कॉर्पोरा कार्डियाका और यह है कॉर्पोरा एलाटा। ये ब्रेन के साथ यहां लगे हुए हैं, कॉर्पोरा कार्डियाका और कॉर्पोरा एलाटा। इनके जो काम है वो हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, यहां पर ये नर्व्स निकली हुई हैं, ये सब नर्व्स हैं। और नर्व्स की अगर बात कीजिए तो नर्व्स जो है वो पीएनएस में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो सीएनएस में गैंग्लिया आ गया, वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ गई, पीएनएस में नर्व्स आ गई, और विसरल नर्वस सिस्टम आपने देखा अलग से उसके गैंग्लिया हैं और नर्व्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इनर्वेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड दे कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसे कंट्रोल करते हैं कौन? सोमैटोगैस्ट्रिक, विसरल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये तो बात हो गई पूरे नर्वस सिस्टम की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं वो आपको बता दिया। बात करते हैं आई ऑफ कॉकरोच की। तो कॉकरोच में कंपाउंड आई होता है एंड ईच आई ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ ओमेटिडिया, दिस इज ओमेटिडियम, ये सिंगुलर ओमेटिडिया को ओमेटिडियम कहते हैं। कॉकरोच की जो आंखें है ना डियर, कंपाउंड आई, वो ओमेटिडिया की बनी होती है इस तरह की। एक हमने यहां ड्रॉ किया है, इसकी एक आंख में 2000 ओमेटिडिया होते हैं, तो दोनों में मिला के 4000 ओमेटिडिया हो गए। इसका मतलब ईच कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच हैज 2000 ओमेटिडिया। हर कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया होते हैं। तो दोनों में पूछता है तो 4000। एक्चुअली बड़ा स्मार्टली एग्जाम में जो है लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है, लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया जाता है, ट्विस्ट करके क्वेश्चन को बदल दिया जाता है। अगर वो पूछता है कि कॉकरोच की दोनों आंखों में कितने हैं तो 4000, और अगर पूछता है एक आंख में कितने ओमेटिडिया है तो 2000। याद रखिए हम 2000 तो रट लेते हैं, कभी कभार वो दोनों आंखों में पूछ लेता है, पर दिमाग में 2000 रटा हुआ है कि इस कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2000 ओमेटिडिया। इस तरह से हमने क्रैम कर रखा होता है और हमसे गलती हो जाती है। तो एक आंख में 2000 ओमेटिडिया उसकी बनी हुई है, दोनों आंख में 4000। ठीक है, यहां पर ये एक ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, जरा देखते हैं कैसा होता है। सबसे ऊपर ये लेंस है, लेंस के नीचे कॉर्निजन सेल हैं। कॉर्निजन सेल वो होती हैं विच सीक्रेट्स लेंस। लेंस को सीक्रेट करने का काम ये कॉर्निजन सेल करती हैं जो लेंस के नीचे हैं। उसके नीचे अगर देखिए तो क्रिस्टलाइन कोन इज सराउंडेड बाय 4 कोन सेल्स एंड अगेन इट इज सराउंडेड बाय आइरिस पिगमेंट शीथ। यहां पर जो है हमने एक सेक्शन भी बना रखा है, वहां क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन कोन।
सराउंडेड बाय 4 कोन सेल, इसी 4 कोन सेल से सराउंडेड है, और उसके बाहर आइरिस पिगमेंट शीट भी है। यहाँ पे दोनों तरह से दिखा दिया, समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो रीजन है लेंस का और साथ में ये कोन सेल का, क्रिस्टलाइन कोन का, इन सारे रीजन को मिला के हम कहते हैं डायोप्ट्रिकल। या इसी को कहते हैं फोकसिंग, डायोप्ट्रिकल और फोकसिंग रीजन। क्यों? क्योंकि ये लाइट को फोकस करता है रैब्डोम में जो नीचे होता है, इसीलिए इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं डायोप्ट्रिकल और फोकसिंग रीजन। ये लाइट को रैब्डोम में फोकस कर देता है, जो रिफ्रैक्टाइल बॉडी है। रैब्डोम इज सराउंडेड बाय 7 रेटिन्यूलर सेल्स। देखिए रैब्डोम और 7 रेटिन्यूलर सेल्स से ये सराउंडेड है, और उन सेल्स के बाहर रेटिन्यूलर पिगमेंट शीथ इसको सराउंड करके रखती है। ये जो इम्पल्स है ये जाती है, और फाइनली ये इम्पल्स नर्व्स के द्वारा ब्रेन को पहुंचा दी जाती है, और ब्रेन जो है इमेज को डिकोड कर लेता है, समझ लेता है, देख लेता है। ठीक है, तो ये एक जो है ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर है। इस तरह के 2000 ओमेटिडिया एक कंपाउंड आई में होते हैं कॉकरोच के। ठीक है, यहां पर ये तो ओमेटिडिया की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इमेज कैसी बनती है इंसेक्ट्स में। पहले अगर आप बात कीजिए जो ड्यूरनल इंसेक्ट हैं, दिनचर, उनमें अपोजिशन या मोज़ाइक इमेज बनती है, और जो नॉक्टर्नल होते हैं उनमें सुपरपोजिशन इमेज बनती है। क्या होती है, एक चित्र से समझ में आ रहा है, ये फिगर जो हमने बनाया समझ में आ रहा है। क्या होता है, अपोजिशन या मोज़ाइक इमेज जो होती है उसमें इमेजेस सेपरेट होती हैं पर वो शार्प होती हैं। इसका मतलब हर ओमेटिडिया में अलग अलग इमेज बनती है। ये इमेज ओवरलैप नहीं होती कि एक में बन रही है और दूसरे में भी ओवरलैप हो रही है, तीसरे में भी ओवरलैप हो रही है, ओवरलैपिंग नहीं होती। जबकि सुपर पोजिशन इमेज में ओवरलैप होता है। ये आंखें देखिए, अगर कॉकरोच मुझे देख रहा है तो इतनी सारी आंखें ओवरलैप होके दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पे क्लियर कट ये लगभग मेरी तरह ही दिख रहा है, मगर ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। सुपर पोजिशन इमेज है। ऐसी इमेज जो है नॉक्टर्नल इंसेक्ट में बनती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसी इमेज बनती है? देखिए, जो लाइट आती है ना, वो लाइट पेनिट्रेट करती है यहां से, और वो इस ओमेटिडिया से दूसरे में कभी नहीं जा पाती। न इधर से जा पाती है, न इधर से जा पाती है। क्यों? क्योंकि आइरिस पिगमेंट शीट इसे दूसरे ओमेटिडिया में जाने से, या रेटिन्यूलर पिगमेंट शीट दूसरे ओमेटिडिया में जाने से रोक देती है। इसका मतलब एक ओमेटिडिया में जब लाइट इंटर करती है तो दूसरे ओमेटिडिया में वो लाइट नहीं जाती, इसीलिए सेम इमेज दूसरे में नहीं बन पाती। बिकॉज लाइट को ब्लॉक करने के लिए आइरिस पिगमेंट शीट और रेटिन्यूलर पिगमेंट शीट होती है, इसीलिए इमेज का ओवरलैपिंग नहीं होता। इसका मतलब जब तक ये शीट रहेगी इमेज का ओवरलैप नहीं होगा। इसीलिए इमेज कैसी बनती है, अपोजिशन या मोज़ाइक। अलग अलग इमेजेस बनती हैं, हर ओमेटिडिया में अलग बनती हैं, क्योंकि जो लाइट एक ओमेटिडिया में एंटर करती है वो उस ओमेटिडिया को क्रॉस करके दूसरे में नहीं जा सकती, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट शीट, वेदर इट इज आइरिस पिगमेंट शीट और रेटिन्यूलर पिगमेंट शीट। अब नॉक्टर्नल में क्या होता है, नॉक्टर्नल इंसेक्ट में ये पिगमेंट शीट बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। पिगमेंट शीट कॉन्ट्रैक्ट एट दी बेस, ये यहां बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर गई, बेस पे। तो जो लाइट आ रही है वो क्रॉस करके दूसरे ओमेटिडिया में भी चली जाएगी, इस तरह से यहां से भी। यही कारण है कि एक ओमेटिडिया में जो इमेज बन रही है वो दूसरे में भी बनती है, इमेज की ओवरलैपिंग हो जाती है और ब्लर टाइप का दिखता है। मगर नॉक्टर्नल इंसेक्ट को इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि रात में लाइट इंटेंसिटी कम होती है, लाइट बहुत कम होती है। कहीं से भी जरा सी लाइट आ रही है, इमेज आ रही है, वो सभी ओमेटिडिया में पहुंच जाएगी, तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, ये समझ पाएगा कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है, इसका शिकार या इसका शिकार करने वाला। इसीलिए आइरिस पिगमेंट शीट रात में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है बेस पे नॉक्टर्नल एनिमल्स में, तो उनमें बनती है सुपर पोजिशन इमेज। अब कॉकरोच क्या होता है, नॉक्टर्नल, मगर फिर भी उसमें इमेज कौन सी बनती है, अपोजिशन या मोज़ाइक इमेज। दैट मीन्स
कॉकरोच की अगर बात कीजिए तो कॉकरोच फॉर्म्स मोज़ैक और अपोजिशन इमेज, ऑल्दो इट इज नॉक्टर्नल, ये नॉक्टर्नल है फिर भी इसमें मोज़ैक या अपोजिशन इमेज बनती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें पिगमेंट शीट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती, वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, दिन हो चाहे रात पिगमेंट शीट यहाँ पे रहेगी और इसीलिए कॉकरोच में मोज़ैक इमेज ही बनेगी। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉकरोच की पिगमेंट शीट को हटा दिया जाए, आयरिस पिगमेंट शीट और रेटिनुलर पिगमेंट शीट को, तब उसमें इमेज कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? तब उसमें डियर बनेगी कौन सी? सुपरपोजिशन। इस पिगमेंट शीट की वजह से ही मोज़ैक इमेज बनती है। इमेजेस आर यू कैन से दे आर सेपरेट बट दे आर शार्प। इमेजेस मोज़ैक इमेज में क्या होता है? शार्प होती है पर सेपरेट अलग अलग होती है पिगमेंट शीट की वजह से। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इमेज बनती है और कॉकरोच में कौन सी इमेज बनती है, वो याद रखना है आपको अच्छी तरह से। कॉकरोच में कौन सी? मोज़ैक या पोजीशन इमेज। बात होती है क्वेश्चन क्या आता है। देखिए क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही बनता है, इसमें बहुत बियॉन्ड बाहर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा कि जो कंपाउंड है वो किसकी बनी होती है? ओमेटिडिया की। इमेज कैसी बनती है? वो बनती है मोज़ैक। इमेज कैसी होती है? शार्प बट सेपरेट, शार्प इमेज बट सेपरेट इमेज। तो यही क्वेश्चंस आते हैं और ये स्ट्रक्चर भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। यू कुड नेवर नो, तभी जो है आप पूरे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसे ड्रॉ कर लीजिए। राइट, तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच की। वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Let us first discuss the male reproductive system of cockroach. In male reproductive system, a pair of testes are present from 4th to 6th segment. Male reproductive system में 2 testes हैं या एक पेयर testes है, ये 4th से 6th segment तक जो है और 4 lobes में divided है इस तरह से। These lobes are again divided into lobules. ये lobes फिर से डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे लोब्यूल्स में, और यहाँ जो स्पर्मेटोजोन बनता है वो वास डिफरेंस से कंडक्ट होके यहाँ आता है सेमिनल वेसिकल में और वहां स्टोर हो जाता है। यहाँ पर स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। नीट रिसेंटली ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म मेल कॉकरोच में कहाँ होता है, तो वो कौन सी जगह है? सेमिनल वेसिकल। आसानी क्वेश्चन पूछता है कॉकरोच से, बहुत कठिन क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं पर ज्यादातर बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर पूछ लेगा कि मेल कॉकरोच में स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होता है, तो सेमिनल वेसिकल में, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। सेमिनल वेसिकल जो है इट इज सराउंडेड बाय 2 टाइप्स ऑफ टिब्यूल्स। ये 2 तरह के टिब्यूल से सराउंडेड है। ये बड़े बड़े टिब्यूल्स हैं, लार्ज टिब्यूल्स, दे आर नोन एज यूट्रिकुलाई मेज्योर्स। क्योंकि लार्ज हैं तो नाम दिया गया है मेज्योर्स, यूट्रिकुलाई मेज्योर्स। और छोटे टिब्यूल्स यूट्रिकुलाई ब्रीवियोर्स। यूट्रिकुलाई मेज्योर्स, ब्रीवियोर्स और सेमिनल वेसिकल मिलकर ये ग्लैंड बनाते हैं जिसका शेप मशरूम जैसा है, देखने में मशरूम जैसा है, इसीलिए इसको मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड कहते हैं। दैट मीन्स यूट्रिकुलर ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड इज फॉर्म्ड ऑफ Utriculi majors, Utriculi breviores and seminal vesicle। इस मशरूम ग्लैंड के ऊपर एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। दिस इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड के टॉप पे ये फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर स्पर्मेटोजोन का स्टोरेज हो रहा है, उसके बाद स्पर्मेटोजोन इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकलता है और इधर आपको ये एक डक्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। कॉपुलेशन में हेल्प करने के लिए इसके पास 3 फेलोमियर्स हैं। ये फेलोमियर्स या इन्हें गोनेपोफाइसिस कहते हैं। मेल फेलोमियर्स और मेल गोनेपोफाइसिस ये 3 होते हैं। ये है लेफ्ट फेलोमियर जो कि लार्जेस्ट है, ये है राइट फेलोमियर और ये है वेंट्रल फेलोमियर जो कि स्मॉलेस्ट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो हम इस तरह से बात करते हैं,
इधर राइट इधर लेफ्ट होता है वर्टिब्रेट का। जब हार्ट की बात करते हैं तो राइट इधर बनाते हैं, लेफ्ट इधर बनाते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। मगर कॉकरोच या इनवर्टिब्रेट के केस में हम इस तरह से रख के नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं, सीधे ऐसे कॉकरोच को पुट करते हैं। इसका मतलब जब वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो जिधर हमारा राइट हैंड साइड फेस करता है उधर लेफ्ट होता है, जैसे इधर लेफ्ट हार्ट होता है और इधर कौन सा होता है, राइट, जबकि इधर हमारा राइट हैंड है। मगर इनवर्टिब्रेट में जिधर आपका हाथ है उस तरफ वही वाली डायरेक्शन होगी। इधर राइट हैंड है तो राइट साइड कॉकरोच का और इधर लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। वर्टिब्रेट में इधर लेफ्ट होता है इधर राइट, जब डायग्राम बना होता है पेपर पे। मगर इनवर्टिब्रेट में इधर आपका राइट है तो इधर राइट ही होगा और इधर लेफ्ट होगा। इसका मतलब वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों में अलग होता है। वर्टिब्रेट को ऐसे डायग्राम बना के देखते हैं सीधे, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, और इनवर्टिब्रेट को ऐसे, इसका मतलब इधर वाला राइट और इधर वाला लेफ्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तभी दिक्कत आती है, हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में ये फोटोग्राफ वो प्रिंट हो जाता है, क्योंकि हमारी फोटोजेनिक मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए ज्यादातर डायग्राम्स जो है वो जरूरी होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम आपकी स्टडीज में इन्वॉल्व हो। आपने फोटो तो याद कर लिया, आपको याद था कि इधर वाला जो है वो लार्जेस्ट था, अब आप इधर वाले को जो है ना लेफ्ट की जगह राइट समझ रहे हो। अगर आप वर्टिब्रेट के डायग्राम को एज्यूम कर लोगे तो इनवर्टिब्रेट में उल्टा होता है। ठीक है, ये बार बार बता रहे हैं क्योंकि कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कमिट करते हैं। आसान से क्वेश्चन में जब ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट फेलोमियर कौन सा है और बच्चा उसे गलत कर दे तो फिर वो सिलेक्शन डिजर्व नहीं करता। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, उन गलतियों से आप बहुत दूर हो जाते हैं सिलेक्शन से। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये लेफ्ट फेलोमियर जो कि लार्जेस्ट है, ये राइट फेलोमियर और ये वेंट्रल फेलोमियर जो कि स्मॉलेस्ट है। लेफ्ट फेलोमियर में देखिए तो स्ट्रक्चर है टिटिलेटर एंड दिस इज सीडोपेनिस। दिस इज नोन एज सीडोपेनिस बिकॉज इट डज नॉट हैव द इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये कुड से। यहाँ पर जो है यहाँ से सीमेन इजेक्ट आउट नहीं होता, वो यहाँ से होता है। स्पर्मेटोजोन यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट से निकलते हैं, इसमें से नहीं निकलते, इसीलिए इसको सीडोपेनिस कहते हैं। और सीडोपेनिस इसलिए क्योंकि ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, मगर इसमें इजैकुलेटरी डक्ट नहीं होता, इसीलिए दिस इज नोन एज सीडोपेनिस। और टिटिलेटर, इट आल्सो हेल्प्स इन कॉपुलेशन। These structures helps to open the female genitalia so that spermatozoon can be deposited in the female genitalia. ये फीमेल जेनेटिलिया को खोल के रखने में मदद करते हैं ताकि स्पर्मेटोजोन्स को फीमेल जेनेटिलिया में डिपॉजिट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि स्पर्मेटोजोन यहाँ स्टोर हुए और फिर इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आए। तो यहाँ पर यूट्रिकुलाई, मेसोर्स, ब्रिव्यूल्स, फेलिक ग्लैंड, इनके क्या रोल है? इनका कुछ तो रोल होगा, ऐसे ही तो यहाँ पे है नहीं। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बाहर आता है वो उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। अलग अलग स्पर्म्स बाहर नहीं आते, बल्कि वो साथ में एग्रीगेट बना के आते हैं और एग्रीगेट बना के फीमेल में जाते हैं, उसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है स्पर्मेटोफोर? दिस इज कलेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोन्स। देखिए ये से दिस इज स्पर्मेटोजोन, ये कई सारे स्पर्मेटोजोन्स हैं, दे आर ग्रुप टुगेदर। ये स्पर्मेटोजोन साथ में ग्रुप्ड हो जाते हैं और इनके ऊपर इस तरह से ये पहली मेम्ब्रेन बनती है। दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन फॉर्म अपॉन द कलेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोन्स। ये पहली मेम्ब्रेन जो है ना वो बनाता है सीक्रेशन ऑफ यूट्रिकुलाई मेसोर्स। तो फर्स्ट मेम्ब्रेन बनाया सीक्रेशन ऑफ यूट्रिकुलाई मेसोर्स, उसके बाद इसके ऊपर दूसरी एक और मेम्ब्रेन बनती है तब जब ये स्ट्रक्चर इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा होता है। जब इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा होता है तो इजैकुलेटरी डक्ट का सीक्रेशन इसमें एक और मेम्ब्रेन बना देता है। इजैकुलेटरी डक्ट का सीक्रेशन वो सेकंड मेम्ब्रेन बनती है और जैसे ही ये स्ट्रक्चर यहां से इजेक्ट आउट होता है, फेलिक ग्लैंड का सीक्रेशन इस पे एक और मेम्ब्रेन बना देता है और तीसरी मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से थर्ड मेम्ब्रेन, और तब ये स्ट्रक्चर जो है बाहर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में जाता है।
ये जो स्ट्रक्चर है which is covered by 3 membranes, this structure is known as spermatophore. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर में क्या क्या चीजें आप जानते हो? दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, ये कई सारे स्पर्म्स हैं, कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, ये 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड है। जो फर्स्ट लेयर इसमें बनी है, फर्स्ट लेयर या फर्स्ट मेम्ब्रेन, वो बनी है यूट्रिकुलाई मेजोर्स के सीक्रेशन से। जो सेकेंड लेयर बनी है, सेकेंड लेयर, दिस इज फॉर्म्ड बाय द सीक्रेशन ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट, ये इजेकुलेटरी डक्ट के सीक्रेशन से बनी है। और जो सबसे ऊपर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो फैलिक ग्लैंड के सीक्रेशन से बनी है। तो ये जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर, दिस इज फॉर्म्ड बाय द सीक्रेशन ऑफ फैलिक ग्लैंड। और इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर स्पर्मेटोफोर बन गया। दैट मीन्स कि स्पर्मेटोफोर क्या है? कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स कवर्ड बाय 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय यूट्रिकुलाई मेजोर्स, second layer is formed by the secretion of ejaculatory duct, and third layer is formed by the secretion of phallic gland. तो इससे हमें फंक्शन भी पता लग गए जो अलग अलग स्ट्रक्चर है। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यूट्रिकुलाई मेजोर्स का फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर, फैलिक ग्लैंड का सीक्रेशन फॉर्मेशन ऑफ थर्ड लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर, और इजैकुलेटरी डक्ट का सीक्रेशन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर। अब बात आती है कि ये छोटे छोटे भी तो है यूट्रिकुलाई ब्रेवियोर्स, इनका भी तो कुछ फंक्शन होगा। तो यूट्रिकुलाई ब्रेवियोर्स का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये स्पर्मेटोफोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कौन? ब्रेवियोर्स। यूट्रिकुलाई ब्रेवियोर्स, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यूट्रिकुलाई ब्रेवियोर्स, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोन को। तो सारी बातें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता लग गई। क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं कि टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड फ्रॉम 4 to 6 सेगमेंट। इसके अलावा फैलिक ग्लैंड का फंक्शन, यूट्रिकुलाई मेजोर्स, ब्रेवियोर्स का फंक्शन, इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन, फेलोमियर्स का फंक्शन, दैट इज कॉपुलेशन, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड किसका किसका बना हुआ है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, सेमिनल वेसिकल, ये बातें याद रखनी है जो मैंने अभी लेक्चर में आपको सारी बातें बताई। यही पूछा जाता है, कुछ और नहीं पूछा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल में भी एक पेयर ओवरीज होती हैं जो 2 to 6 सेगमेंट तक होती हैं। देखिए टेस्टिस वो 4 to 6, 4 से 6 तक, ओवरीज 2 से 6 तक, 2 to 6, दोनों 6 तक जो है प्रेजेंट। अब टेस्टिस वो 4 से स्टार्ट हो रही है, ओवरीज वो सेकंड से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। तो अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट फ्रॉम सेगमेंट 2 to 6, 2 से 6ठे सेगमेंट तक ये ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। और दीज ओवरीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 8 ओवरियोज। हर ओवरी 8 ओवरियोज में डिवाइडेड होती है, 8 इधर और 8 इधर। अब इन ओवरियोज के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर पार्ट है फिलामेंट, जिसका काम होता है अटैचमेंट। ये ओवरियोज बिल्कुल ऐसे हैंग नहीं करते कि ऐसे घूमते रहे इधर से उधर, ये जुड़े होते हैं बॉडी वॉल से विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट जोड़ के रखता है इन ओवरियोज को। सेकेंड पार्ट है जर्मेनियम, जहां पर ओवा का फॉर्मेशन बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। थर्ड पार्ट है वाइटलेरियम, जहां मैचुरेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस, यहां मैचुरेशन होता है। फिर एग चैम्बर, एग चैम्बर में एक समय पे एक ही एग होता है, ओनली एग, 1 egg एट अ टाइम इज प्रेजेंट इन एग चैम्बर। तो एग चैम्बर में एक समय पे एक ही एग, और उसके बाद ये होता है पेडिसेल, और नीचे ये ओविडक्ट। ओविडक्ट की बात करें तो ये राइट ओविडक्ट, ये लेफ्ट ओविडक्ट, और ये कॉमन ओविडक्ट हमने मार्क नहीं किया है, पर ये ओविडक्ट, ये ओविडक्ट, तो ये कौन सा होगा, राइट, ये कौन सा होगा, लेफ्ट, एंड दिस इज कॉमन ओविडक्ट, ये कॉमन ओविडक्ट आ जाएगा। यहां पे अगर हम देखें तो हमको 2 स्पर्मेथिका दिखाई दे रहे हैं।
स्पर्मेथिका, स्पर्म की सैक, थीका मीन सैक, स्पर्मेथिका मतलब स्पर्म की सैक, वेयर द स्पर्म्स आर स्टोर। इसमें ये लेफ्ट स्पर्मेथिका ये सैक लाइक है, बड़ा है, लार्ज है, जबकि राइट देखिए उस साइज में बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया है एज कंपेयर टू लेफ्ट स्पर्मेथिका। तो मेनली द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोफोर्स आर स्टोर्ड इन लेफ्ट स्पर्मेथिका, यहां पर ये स्टोर होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 7th 8th 9th मिल के ये बनाते हैं चैम्बर जिसे हम कहते हैं गायनेंट्रियम या ब्रूड पाउच। ये पूरा इन्होंने बनाया है। 7th टुगेदर विद 8th एंड 9th फॉर्म्स द ब्रूड बोट शेप्ड गायनेंट्रियम और ब्रूड पाउच, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। और यहां पर अगर देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है जेनाइटल चैम्बर, फर्टिलाइजेशन चैम्बर भी कह सकते हो। फीमेल स्पर्मेटोजोआ को यहाँ स्टोर करके रखते हैं और जैसे से ओवा आता है यहां से स्पर्मेटोजोआ को लेके इसको फर्टिलाइज करते हैं। इस चैम्बर में फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको जेनाइटल चैम्बर या फर्टिलाइजेशन चैम्बर कह सकते हैं। फर्टिलाइज्ड एग यहां पहुंचता है तो इसके ऊपर ऊथिका बनता है, कवरिंग बनती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए इसको ऊथिकल चैम्बर कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऊथिका या कवरिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो कवरिंग बनती है, ऊथिका बनती है, वो बनती है विद द हेल्प ऑफ सीक्रेशन ऑफ कोलेटेरियल ग्लैंड। देखिए ये कोलेटेरियल ग्लैंड है जो प्रोटीनेशियस सीक्रेशन करते हैं। ये राइट कोलेटेरियल ग्लैंड, ये लेफ्ट कोलेटेरियल ग्लैंड, ये दोनों मिल के सीक्रेशन करते हैं। उस सीक्रेशन को ये 3 काइटिनस स्ट्रक्चर जो यहाँ हैंग कर रहे हैं, इन्हें आप फीमेल गोनेपोफाइसिस या फीमेल फेलोमियर भी कह सकते हो। ये तीनों काइटिनस स्ट्रक्चर इससे सीक्रेशन लेके एग के ऊपर लगा देते हैं, जिससे ऊथिका बन जाता है। आप कह सकते हो ऊथिका, दिस इज फॉर्म्ड बाय स्क्लेरोप्रोटीन secreted by कोलेटेरियल ग्लैंड। ये बनते हैं स्क्लेरोप्रोटीन से, जो कि कोलेटेरियल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं और एग के ऊपर कवरिंग बना देते हैं। यहां इस कवरिंग को ऊथिका कहते हैं और इस चैम्बर को ऊथिकल चैम्बर कहते हैं। टुगेदर बोथ द चैम्बर्स आर नोन एज गायनेंट्रियम। ऊथिकल चैम्बर इज आल्सो नोन एज वेस्टिबुलम। ऊथिकल चैम्बर इज आल्सो नोन एज वेस्टिबुलम। इसको हम वेस्टिबुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ओवरियोल्स, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, स्पर्मेथिका वेयर द स्पर्म्स आर स्टोर्ड, एंड दिस इज द गायनेंट्रियम व्हिच हैज 2 पार्ट्स. This is genital chamber or fertilization chamber where fertilization takes place, and this is known as oothecal chamber where ootheca is formed around the fertilized eggs, and this ootheca is formed by a scleroprotein secreted by both the collateral glands. इनकी मदद से जो है स्क्लेरोप्रोटीन बनता है और स्क्लेरोप्रोटीन एग के ऊपर लगाने का काम ये 3 पेयर्ड 1 2 3 1 2 3 काइटिनस स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। These structures can also be known as female gonapophysis और female phallomeres। ठीक है, तो ये बात हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब बात करते हैं कि ये जो एग बना उसको कितने एग बनते हैं और कैसे ले करते हैं। होता क्या है कि एक बार में एक एग चैम्बर में एक ही मैच्योर एग हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 8, एक ओवरियल में 1 तो 8 में 8 और इधर भी 8 मतलब 16। एट अ टाइम 16 मैच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन एग चैम्बर। इसका मतलब एक बार में जो यहाँ एग आते हैं वो 16 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसीलिए एक बार में 16 एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो सकते हैं और फीमेल उसे बाहर डिपॉजिट करेगी। बात को समझे आप? 16 एग्स। तो यहाँ जो ऊथिका बनता है, जो फीमेल कॉकरोच बनाती है, ईच ऊथिका कंटेन 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स। अब 1-2 एग जो है वो खराब भी हो सकते हैं या फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी है। टोटल 16 ही आए तो 16 मैक्सिमम उनका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, उससे थोड़ा कम। तो ईच ऊथिका कंटेन
14 to 16 fertilized eggs. क्या होता है, फीमेल एक बार में 8 से 10 ऊथिका डिपॉजिट करती है। वो डिपॉजिट करती है उन्हें जहां डार्क प्लेस होती है, सर्वाइसेस होते हैं, कहीं कोई पॉकेट्स होती हैं या क्रैक्स होते हैं वॉल के, ताकि वो दिखाई न दे किसी को, वहां डिपॉजिट करती है। तो 8 से 10 ऊथिका डिपॉजिट करती है और हर ऊथिका में 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। दैट मीन्स आप चौथे लाइन नोट भी कर सकते हो, फीमेल लेज 8 to 10 uthika at a time. Each uthika contains 14 to 16 fertilized eggs. Each uthika contains 14 to 16 fertilized eggs. इन एग्स में अब डेवलपमेंट होता है और यहाँ जो डियर डेवलपमेंट होता है ना कॉकरोच में, वो पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है यहां पे। तो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कॉकरोच में जो डेवलपमेंट होता है दैट इज पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, या इसी को हम कहते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। अब ये पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट कॉकरोच के लिए है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये डेवलपमेंट? इसमें क्या होता है कि जो एग से हैच करते हैं यंग वंस, एग से जो यंग वंस हैच करते हैं उन्हें हम कहते हैं निम्फ, और निम्फ से बनता है इमेगो या एडल्ट। देखिए हम लार्वा नहीं कह रहे, क्योंकि होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट में लार्वा आता है। लार्वा एंटायरली डिफरेंट होता है, पूरी तरह से डिफरेंट होता है एडल्ट से। यहां पे निम्फ आ रहा है। निम्फ जो होता है ना वो एडल्ट की तरह ही होता है, बस उसमें एक अंतर होता है कि उसके पास विंग्स नहीं होते। इसका मतलब ये विंगलेस होता है बस। तो यहां पर पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट जो निम्फ बना एग से इमर्ज हुआ, nymph is exactly similar to adult in habit, habitat and form. उसकी फॉर्म, उसका हैबिट, उसका हैबिटेट बिल्कुल एडल्ट की तरह है। बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि निम्फ में विंग्स नहीं होते और उसमें मोल्टिंग होगी, और मोल्टिंग जब सारी हो जाएंगी तो एंड में उसमें विंग्स अराइज करते हैं आखिरी मोल्ट के बाद। ठीक है, तो निम्फ lacks wings, otherwise it is similar to adult in form, habit and habitat. अब अगर हम बात करें पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, तो इट मोल्ड्स 13 times to become adult. ये 13 बार मोल्टिंग करता है तब जाके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसमें जो विंग्स आते हैं वो 13th मोल्ट के बाद आते हैं। विंग्स अराइजेस आफ्टर द एंड ऑफ 13 मोल्ट और आफ्टर द एंड ऑफ लास्ट मोल्टिंग। अब ये क्वेश्चन भी AIPMT में आया हुआ है कि उसने 13th मोल्ट नहीं पूछा, उसने बस पूछा which structures arises at the end of last molt in cockroach। कौन सा स्ट्रक्चर लास्ट मोल्टिंग के बाद कॉकरोच में आता है? और बहुत आसान है, आप जानते हो कौन सा स्ट्रक्चर है वो, विंग्स, क्योंकि बस विंग्स अराइज नहीं किया था। यहीं पे अगर हम बात करें ना, ब्लाटा ओरिएंटालिस एक स्पीशीज होती है कॉकरोच की, ब्लाटा ओरिएंटालिस, इट मोल्ड्स 6 times टू बिकम एडल्ट। ये 6 बार मोल्टिंग करता है एडल्ट में बदलने के लिए, जबकि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना वो 13 बार मोल्टिंग कर रहा था एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। और ये कितनी बार कर रहा है? 6 बार मोल्टिंग कर रहा है एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो आखिरी मोल्ट के बाद इसमें भी क्या आते हैं? विंग्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कॉकरोच।
कॉकरोच के एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन की बात करें तो ये 3 मेन ग्लैंड्स हैं। कॉर्पोरा कार्डियाका, ये पेयर्ड होता है, 2 होते हैं। कॉर्पोरा एलाटा, ये भी 2 होते हैं, और ये दोनों ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं। आपको एक डायग्राम बनाया था, दिखाया था विसरल नर्वस सिस्टम का या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, उसमें शो किया था मैंने कॉर्पोरा कार्डियाका और कॉर्पोरा एलाटा। आई थिंक यू रिमेम्बर दैट। और वहां बोला था कि इसके फंक्शन को हम बाद में बताएंगे, ये वो समय है जब हम उसको बता रहे हैं। तो ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। और प्रोथोरेसिक ग्लैंड ये असल में प्रेजेंट होता है प्रोथोरेक्स में, प्रोथोरेक्स में, इसीलिए इसका नाम प्रोथोरेसिक ग्लैंड है। ये दो और ये एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। अब जरा सा ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम याद कीजिए तो और समझ में आएगा। हम लोगों में हाइपोथैलेमस होता है सुपर मास्टर, वो कुछ हॉर्मोन्स को बनाता है और उसको स्टोर कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड ऑक्सीटोसिन, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, मगर वहां से ही आके पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और पिट्यूटरी उनको रिलीज करता है। अब ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहां भी ऐसा होता है, जो हॉर्मोन्स न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन से सीक्रेट होते हैं, दे आर स्टोर्ड एंड रिलीज बाय कॉर्पोरा कार्डियाका। इसका मतलब ब्रेन कुछ हार्मोन बनाता है और उसे पहुंचा देता है कॉर्पोरा कार्डियाका में, जहां वो स्टोर होते हैं और वहां से वो रिलीज होते हैं। जैसे हमारे में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का रिलेशन है, कुछ वैसा यहाँ पे ब्रेन और कॉर्पोरा कार्डियाका का रिलेशन है। आप जानते हो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन और पिट्यूटरी, वैसे यहाँ पे ब्रेन और कॉर्पोरा कार्डियाका। अब जो हार्मोन ब्रेन इसमें स्टोर करता है और रिलीज करता है, वो क्या क्या काम करते हैं जरा देखिए। हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, जो हार्ट की बीटिंग है उसकी रेट को बढ़ाते हैं, पल्सेशन को बढ़ाते हैं। एरो ऊपर मतलब इंक्रीजेस रेट ऑफ हार्ट बीट। दूसरा, ये हिंडगट में पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाते हैं, मगर फोरगट में पेरिस्टाल्सिस को घटाते हैं। हिंडगट में क्या करते हैं? बढ़ाते हैं तेजी से ताकि एब्जॉर्प्शन हो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो। हिंडगट में पेरिस्टाल्सिस को घटाते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए फूड वो क्रॉप में स्टोर हो। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो फैट बॉडी में होता है उसको भी ये बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। प्रोटीन रेस्पिरेशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन फैट बॉडी, प्लस रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी मसल्स का मूवमेंट है उसे बढ़ाते हैं ये हार्मोन्स। इस तरह से रेस्पिरेशन को भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो आपने समझा, जो ब्रेन हार्मोन रिलीज करा रहा है कॉर्पोरा कार्डियाका के थ्रू, वो हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस ऑफ हिंडगट बढ़ा रहे हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट कर रहे हैं, और रेस्पिरेटरी मसल्स के मूवमेंट को भी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कॉर्पोरा एलाटा, ये मेनली रिप्रोडक्शन से जो कंसर्न हार्मोन्स है उनका सीक्रेशन करता है। ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है, दे एक्सेलरेट ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ oocyte और ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ oocyte, एंड दे आल्सो स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसका मतलब कॉर्पोरा एलाटा के हार्मोन वो oocyte की ग्रोथ कराते हैं, उसका मैच्योरेशन कराते हैं, और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, ये कॉर्पोरा कार्डियाका और एलाटा और प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये तीनों मिलके मोल्टिंग कराते हैं। अभी आपको बताया था कि मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग कॉकरोच में, पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना में 13 मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग को हम एक्डाइसिस भी कहते हैं, मोल्टिंग या एक्डाइसिस। तो जो मोल्टिंग होती है वो असल में कॉर्पोरा कार्डियाका की वजह से होती है। कैसे? कॉर्पोरा कार्डियाका जो होता है ना डियर, कॉर्पोरा कार्डियाका स्टिमुलेट्स प्रोथोरेसिक ग्लैंड to secrete a hormone known as ecdysone, that is molting hormone। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप टर्म सब कुछ बता रही है। कॉर्पोरा कार्डियाका इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड,
और प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक्डाइसोल सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं मोल्टिंग हार्मोन। इसका मतलब ये मोल्टिंग कराता है। तो मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ऑल्दो इट इज स्टिमुलेटेड बाय कॉर्पोरा कार्डियाका। मगर क्या हो कि मोल्टिंग जल्दी जल्दी होती चली जाए तो कॉकरोच जल्दी से बड़ा हो जाएगा, जबकि वो पूरी तरह से अभी बड़ा होने लायक नहीं है और वो जल्दी जल्दी मोल्टिंग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, कॉकरोच विल नॉट सर्वाइव। आप फर्स्ट क्लास में आते हैं 1 साल बाद, सेकंड क्लास में जाते हैं 1 साल बाद, थर्ड में जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट से सीधे 10th क्लास में पहुंचा दिए जाए नेक्स्ट ईयर, तो फिर दिक्कत आ जाएगी बहुत। वही यहाँ पे होती है कि मोल्टिंग लगातार नहीं होनी चाहिए। एक मोल्टिंग हुई तो उसको थोड़ा डिले करना चाहिए, थोड़ा सा रोकना चाहिए, फिर उसके बाद मोल्टिंग हो, फिर उसमें डिले आए, फिर मोल्टिंग हो, फिर डिले आए, फिर मोल्टिंग हो। और उसको डिले करने के लिए देखिए कॉर्पोरा एलाटा एक हार्मोन सीक्रेट करता है नियोटेनिन। नियोटेनिन ये जुवेनाइल कंडीशन को मेंटेन रखता है, जुवेनाइल, दिस इज जुवेनाइल हार्मोन। तो कॉर्पोरल आटा नियोटेनिन या जुवेनाइल हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ये जुवेनाइल कंडीशन को मेंटेन रखता है। जुवेनाइल का मतलब होता है कि जो एडल्ट स्टेज के जस्ट पहले आती है, बच्चे के बाद जुवेनाइल स्टेज और फिर एडल्ट स्टेज आती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। तो जुवेनाइल स्टेट में मेंटेन रखने का काम ये करता है। नियोटेनिन हार्मोन डिलेज मोल्टिंग, ये मोल्टिंग को डिले करता है। एक मोल्टिंग होने के बाद ये रोक लगा देता है कि रुको अभी, और फिर दूसरी मोल्टिंग होती है, फिर कहता है रुको। तो मोल्टिंग के बीच में रोकने का काम, डिले करने का काम या जुवेनाइल कंडीशन को मेंटेन करने का काम नियोटेनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, विच इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पोरा एलाटा। तो ये बात हो गई इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन की, और साथ ही साथ हमने बात कर ली मोल्टिंग या एक्डाइसिस की और उसमें जो हार्मोन कंसर्न है उनके बारे में। तो ये सारी बातें खत्म होती हैं कॉकरोच की। हमने 2 लेक्चर में कॉकरोच के सिलेबस को फिनिश कर दिया, अराउंड 2 आवर्स आप कहिए, और इससे कम नहीं दिया जा सकता। 2 घंटे देना जरूरी है, क्योंकि आपको शुरू में बताया कि ये क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, तो 2 घंटे कोई भी ज्यादा नहीं है। अगर आप लेक्चर को 2 बार पढ़ लेते हो, इन दोनों लेक्चर को, मान लीजिए 4 आवर्स, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन इसमें से गलत होगा। मतलब 4 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। और आज के लिए इतना ही।